हेलो एवरीवन, आरआरबी जेई 2026 इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके हर तरीके के डाउट्स को इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूं पूरा डिटेल में वन शॉट, जिसके अंदर हम लोग हर चीज के बारे में बात करेंगे। कब पेपर होगा, कब क्या स्ट्रक्चर होगा, पेपर के बाद अगर हम बात करते हैं कैसा प्रमोशन होता है, वर्क प्रोफाइल क्या होती है, कौन लोग एलिजिबल होते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होता है, सैलरी क्या होती है, सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले आरआरबी जेई के बात करते हैं 2026 के बारे में। कितनी टोटल वैकेंसीज आई हैं? अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करता हूं यहां पर, तो आप देखेंगे टोटल 3749 वैकेंसी एज अ जूनियर इंजीनियर के लिए है। उसके बाद डीएमएस भी जूनियर इंजीनियर की ही कैटेगरी में आता है और यहां 314 वैकेंसी है। इसके बाद केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की 35 वैकेंसी है। टोटल 4098 वैकेंसीज आपकी जो है 2026 के अंदर आरआरबी जेई के थ्रू अवेलेबल है। इसमें से आप ये हटा सकते हैं, ये केमिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, बाकी सारी वैकेंसीज एज अ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएसआईटी और जितने भी हमारे ब्रांचेस हैं सबके लिए एलिजिबल होती हैं। वैकेंसी के अलावा अगर हम बात करते हैं क्या हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा ड्राफ्ट नोटिस हमारा आउट हो चुका है। ड्राफ्ट नोटिस आउट होने के बाद जो शॉर्ट नोटिस आता है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के अंदर आता है, या फिर मैं बोल सकता हूं एक शॉर्ट नोटिस जिसमें आपके पास लिखा रहता है कि कब से आपकी फॉर्म फिलिंग है और क्या एज लिमिट है। ये वाला जो शॉर्ट नोटिस है इसको हम सीईएन के नेम से भी बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन, जो आपका जुलाई एंडिंग या अगस्त स्टार्टिंग में आने के पूरे पूरे चांसेस है। मेरी अगर आप बात समझेंगे तो मुझे लगता है जुलाई एंडिंग तक तो नहीं आएगा, बट अगस्त स्टार्टिंग में आपको ये शॉर्ट नोटिस जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं वहीं डिटेल्ड नोटिफिकेशन की बात करता हूं तो इसमें अभी थोड़ा सा समय है और ये मुझे अगस्त एंडिंग मिनिमम देखने को मिल रहा है, या फिर सितंबर स्टार्टिंग तक आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सीबीटी 1 की, क्यों सर? क्योंकि आरआरबी जेई के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों आप लोगों के लिए होता है। अगर हम सीबीटी 1 की बात करते हैं तो सीबीटी 1 आपका जनवरी फरवरी तक पॉसिबल है। रीजन बीइंग ये है, रेलवेज अपने सारे एग्जामिनेशंस एक साथ कंडक्ट करवाता है सबके फॉर्म फिलअप होने के बाद। तो जहां तक मुझे लगता है जैन फेब 2027 में आप लोगों का सीबीटी 1 होगा, बट इसके बाद की प्रोसेस फिर हमारी फास्ट होने लगती है और सीबीटी 2 मोस्ट प्रोबेबली आपका अप्रैल 2027 तक पूरे पूरे चांसेस हैं आप लोगों का हो जाएगा। सीबीटी 2 होने के बाद करीब करीब 60 दिन या 70 दिन का समय लगता है रिजल्ट आने में, तो आप मान सकते हो मई जून तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा। इस तरीके के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये संभावित है, ये संभावित डेट्स हैं आप लोगों की, ये टेंटेटिव डेट्स हैं जो आपकी आरआरबी जेई 2026 की है। इसके बाद बात करते हैं सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। तो अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको सीबीटी 1 देना है, जो आपका कंप्लीट नॉन टेक्निकल का स्ट्रक्चर है, जहां पर 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आते हैं, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। और ये 30 क्वेश्चन जो है वो 30 मार्क्स के आपके पास अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करता हूं, 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स अवेलेबल है। जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं, 15 सवाल 15 मार्क्स के अवेलेबल है। और जनरल साइंस की बात करता हूं, 30 सवाल 30 नंबर के आपके पास अवेलेबल है। सबसे ज्यादा वेटेज वाले जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं वो मैथ्स और जनरल साइंस है। इसी तरीके से प्रिपरेशन भी करती है, सबसे ज्यादा समय आपको इन दोनों को देना है, उसके बाद रीजनिंग को देना है। आप ये और ये अगर बहुत स्ट्रांग कर लेते हो तो आप इस पर्टिकुलर पार्ट, इस पर्टिकुलर पार्ट, इस पर्टिकुलर पार्ट से आराम से आप 65 तक मार्क्स स्कोर कर लेते हो और थोड़ा बहुत मार्क्स आप यहां से आ जाता है। और इतना ही सीबीटी 1 के लिए चाहिए हमें। सीबीटी 1 में जो हमारा टारगेटेड स्कोर है वो एटलीस्ट यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 72 73 के ऊपर होना चाहिए। तो आप अपना टारगेट 80 का बना के रखिए ताकि 75 क्रॉस आप आराम से रहें। इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आपको देखने को मिलता है। इस बार वैकेंसीज भी ज्यादा हैं तो डेफिनेटली उस चीज का इंपैक्ट आएगा, बट हां पेपर के स्तर में, पेपर के लेवल में बच्चों के कंपटीशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे तो अपना टारगेटेड स्कोर 80 मार्क्स रखिएगा। इसके बाद चलते हैं सीबीटी 1 के बाद। तो जब सीबीटी 1 के बाद की बात करता हूं तो 15 गुना वैकेंसी से, मतलब आप मान सकते हो 4000 के आसपास वैकेंसी है, तो 15 फोर द 60,000, अप्रॉक्स 60,000 के आसपास बच्चा जो है वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने फॉर्म भरते हैं, लास्ट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 8 लाख के आसपास का डेटा था, लेकिन धीरे धीरे ये डेटा थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं और बहुत सारे बच्चों का कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे आंखों की वजह से नहीं भर पाते। मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की भी बात करूंगा साथ ही साथ में, तो बहुत सारी इस तरीके की चीजें आती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस बार का जो डेटा रहने वाला है वो हार्डली 4.5 5 लाख के आसपास का बच्चा अवेलेबल है। इसके अलावा चलते हैं सीबीटी 2 के एग्जाम पैटर्न पे।
जब सीबीटी 2 की हम बात करेंगे तो सीबीटी 2 में ये लोग क्या करते हैं, 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल एबिलिटीज है। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल का 100 मार्क्स, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक सीएसआईटी के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सीएसआईटी का। और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका नॉन टेक रहता है, लेकिन नॉन टेक में यहां पर 2 सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं। 10 मार्क्स का इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन ऐड हो जाता है 10 क्वेश्चंस का, और 10 मार्क्स का आपका या 10 क्वेश्चन का आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऐड हो जाता है, बेसिक कंप्यूटर का फंडामेंटल ऐड हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, अभी भी रहता है लेकिन इसका वेटेज अभी भी कितना अवेलेबल है, 15 क्वेश्चंस का वेटेज यहां पर अभी भी अवेलेबल है सीबीटी 1 सीबीटी 2 में। लेकिन जब मैं बात करता हूं साइंस की, तो यहां साइंस सीबीटी 1 में बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है, डिटेल इन द सेंस की फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है। लेकिन जब हम सीबीटी 2 में पहुंचते हैं तो यहां से बायोलॉजी को हटा दिया जाता है और सिर्फ आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अवेलेबल रहता है। तो बायोलॉजी को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री यहां पर अवेलेबल रहता है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब आप सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे होते हैं तो साथ में आपको सीबीटी 2 का टेक्निकल भी पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, दोनों की प्रिपरेशन साथ में होती है। जब आप सीबीटी 1 क्लियर कर लेते हैं तो ये पार्ट तो आपने ऑलरेडी सीबीटी 1 में पढ़ रखा होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीजों को एक्स्ट्रा अलग से देखना पड़ता है, बाकी की सारी चीजें आपकी कंटिन्यूएशन में अवेलेबल रहती हैं। सीबीटी 2 जो है आपका, यही आपका रैंक, मेरिट और सिलेक्शन डिसाइड करता है। सीबीटी 1 के मार्क्स आप कितने भी लेकर के आ जाओ ये मैटर नहीं करता, बस आपको उन 60,000 बच्चों के अंदर आना है इस बार जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो ये मैटर नहीं करता। नेगेटिव मार्किंग सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 दोनों के अंदर ही 1/3 रहती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। टाइम ड्यूरेशन की बात करता हूं तो सीबीटी 2 का पेपर 2 घंटे का होता है और सीबीटी 1 का पेपर 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का पेपर होता है। अब चलते हैं इसके बाद की कहानी पे, हमारा सिलेबस क्या है। तो अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा तो मैथमेटिक्स जो है इसका जो पार्ट है उसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और अभी तक ये देखा गया है कि मैथ्स के सिलेबस से हर टॉपिक से ही सवाल देखने को मिलते हैं, कोई टॉपिक यहां पर छोड़ने का या ओमिट करने का अवेलेबल नहीं है। फिर चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे। यहां पर एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सिस्टम, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, स्लॉग्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा जो है ये पर्टिकुलरली जनरल रीजनिंग का सिलेबस होता है। अब चलते हैं इसके बाद जनरल अवेयरनेस पे। तो जनरल अवेयरनेस में मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि 15 सवालों में से 10 से 12 सवाल सिर्फ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का रहता है। यहां पर बहुत ज्यादा डेप्थ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं पूछी जाती है। ये लोग काम करते हैं फैक्ट्स के ऊपर, इनके कुछ सवाल बनते हैं फैक्ट के ऊपर और करंट अफेयर्स के ऊपर। तो इन्होंने लिखा भी है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया। जब आप जनरल अवेयरनेस आरआरबी के लिए तैयार कर रहे होते हो तो आपको बहुत स्मार्ट बनना पड़ता है। स्मार्ट आपको सिर्फ इसलिए बनना पड़ता है क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बहुत लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है। करंट अफेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग रखिए पूरे साल का, मतलब अगर आप आरआरबी जेईई 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स 2026 का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसी साल का, बिकॉज पेपर जैन फेब में सीबीटी 1 होगा, तो इस पूरे साल का करंट अफेयर्स रखना है आपको। और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो अपने स्टैटिक जीके को स्ट्रॉन्ग करो। हर देश की कोई भी छोटी बड़ी चीज, नंबर्स, बुक्स, इन सभी चीजों को बहुत हद तक आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अवार्ड्स एंड ऑल दिस थिंग ये आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री सवाल नहीं देखने को मिला। इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं देखने को मिलते। तो कुछ कुछ चीजें आप लोगों को छोड़ते हुए कुछ कुछ चीजों को आपको करते हुए करेंगे। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे जनरल स्टडीज को टारगेट करें, मैंने कैसे अपने जनरल स्टडीज को टारगेट किया, मैंने कैसे अपना आरआरबी जेईई का एग्जामिनेशन क्लियर किया, सीबीटी 1 सीबीटी 2। चलिए अब आती है इसके बाद की कहानी। जनरल साइंस की मैं बात करता हूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, लेकिन ये अप टू 10th स्टैंडर्ड है। 2025 में हमने कुछ सवाल ऐसे भी देखे जहां पर 11वीं और 12वीं, 11th और 12th के स्टैंडर्ड के सवाल भी पूछ लिए गए। ये एक ऑब्जेक्शन के तौर पे हमने उनको ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन साल 2026 में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमें 10th स्टैंडर्ड तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस पढ़ना है। लाइफ साइंस का मतलब होता है बायोलॉजी, जो हमारी 10th स्टैंडर्ड तक की रहती है।
अब इसके बाद सीबीटी 2 की बात करते हैं तो अगेन जनरल अवेयरनेस का सिलेबस वही है, लेकिन यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री भी वही सिलेबस है, बट कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐड हो जाता है। और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्यूटर के फंडामेंटल टॉपिक्स को पूछा जाता है, जैसे कंप्यूटर के डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, उनका आर्किटेक्चर क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज यूनिक्स लाइनक्स क्या होता है, ईमेल वेबसाइट्स इंटरनेट के बारे में। जैसे इस बार 2025 में एक सवाल बड़ा प्यारा पूछा गया रिलेटेड टू फिशिंग, फिशिंग क्या होता है, तो ये सवाल इंटरनेट, ईमेल एंड इन्हीं से पूछा जाता है। तो ये सॉरी, ये आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस है। अब चलते हैं सीबीटी 2 के बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन के सिलेबस पे। बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन का सिलेबस आपका ये अवेलेबल है। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, एयर वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन, देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ओजोन डिप्लीशन लेयर। इसके अलावा बात करते हैं टेक्निकल एबिलिटीज, तो टेक्निकल एबिलिटी में आपके 100 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 100 सवाल सिविल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और ईसी वाला अगर बच्चा है तो उसको ईसी का सिलेबस मिलेगा। सिलेबस के ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी देखेंगे जहां पर मैं आपको डिटेल में सिलेबस बताता रहूंगा, राइट। बट ये ध्यान रखें टेक्निकल एबिलिटी के 100 सवाल है। अब चलते हैं मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं वो कौन कौन सी ब्रांच के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैकेनिकल आपने, अगर आप मैकेनिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, बट आपका डिप्लोमा बीटेक किसी भी ब्रांच में है अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल, तो भी आप एलिजिबल होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, मशीनिंग, टूल एंड मशीनिंग, या फिर डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, आपको पेपर मैकेनिकल का ही देना है। एलिजिबिलिटी क्या है? 3 साल का डिप्लोमा या 4 साल की इंजीनियरिंग, डिप्लोमा के बाद बीटेक किया हो लेटरल एंट्री से चल जाएगा, आईटीआई के बाद डिप्लोमा किया हो चल जाएगा, ये सारी चीजें यहां पर एलिजिबल होती हैं, रेलवेज इनको अलाउ करता है। अब आती है बात इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो रेलवे का ये डिपार्टमेंट को हम एसएनटी बोलते हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बच्चा, सीएस का बच्चा एलिजिबल होता है। ये सारी ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल होती हैं, चाहे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया हो, ईसी किया हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल किया हो, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सबका अगर आपका कंबाइंड स्ट्रीम भी है तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसका पेपर देते हैं। बात करते हैं सिविल की, तो सिविल में सच कुछ नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग, तो यहां पर आपने इंजीनियरिंग किया हो, डिप्लोमा किया या बीएससी किया सिविल में, आप एलिजिबल होते हो। लेकिन जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल के साथ भी सेम इशू है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हाँ इसमें कुछ अलाइड ब्रांचेस भी आ जाती है, जैसे पावर इंजीनियरिंग आ जाता है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग होने लगा है आजकल कुछ कुछ कॉलेज में, तो यहां पर यह बच्चा भी एलिजिबल है। बात करते हैं पर्टिकुलरली एज लिमिट कितनी है, तो एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं आरआरबी जेई का, तो आपके लिए बताया गया 18 साल से लेकर 33 साल तक का हर एक बालक, हर एक बालिका पेपर दे सकता है। लेकिन ये एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। अगर आप आते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी इतना ही है 33। अगर आप ओबीसी, एससी एंड एसटी आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ओबीसी के स्टूडेंट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है एंड एससी एंड एसटी के स्टूडेंट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकली आप फिट हैं या नहीं है, ये रेलवेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जेई में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे हम बात करते हैं ट्रैक मशीन की, चाहे कैरिज वैगन की मैं बात करूंगा, पी वे की बात करूंगा, सिविल का या वर्क्स की बात करूंगा, डिजाइन ड्राइंग की बात करूंगा, डीजल शेड लोकोमोटिव की बात करूंगा, आरएनडी की बात करूंगा, टीआरडी टीआरएस की बात करूंगा, जनरल सर्विसेज की बात करूंगा। डिपार्टमेंट कोई भी हो रेलवे का, हर डिपार्टमेंट की अपना खुद का एक मेडिकल स्टैंडर्ड है। कोई डिपार्टमेंट बोलता है आपकी आंखें A3 कैटेगरी में आनी चाहिए, कोई बोलता है B1 में आना चाहिए, कोई बोलता है B2 में, कोई बोलता है C1 में। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको चश्मा नहीं लगा है, उनकी आंखें अगर परफेक्ट हैं तो वो सारे डिपार्टमेंट के लिए पहले से ही एलिजिबल है। लेकिन जो चश्मे वाले बच्चे हैं वो कुछ डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट के लिए नहीं। चलिए ये भी समझ लेते हैं, अगर आपको दूर का चश्मा लगा हुआ है तो आपका पावर चश्मे का 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2 के अंदर है तो आप मेडिकली फिट है A3 में। अगर आपका चश्मे का नंबर 4 डायोप्टर से ज्यादा है तो आप B1 में फिट नहीं माने जाएंगे, B1 कैटेगरी के अंदर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, A3 में भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन चश्मे का नंबर 4 से कम है, 2 से ज्यादा है, तो B1 में आप एलिजिबल हैं, A3 में तो आप वैसे भी बाहर हो चुके हैं। B2 C1 में नंबर का कोई दिक्कत नहीं है, B2 में भी नंबर का दिक्कत है, 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन सब चीजों के अलावा अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता सर मेरा तो नंबर 4 से ज्यादा है, क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, आप एलिजिबल हैं C1 वाले सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये आपको चूज करना पड़ेगा, उस हिसाब से ही आप अपनी प्रेफरेंस को फिल करते हैं अपने आरआरबी जेई के फॉर्म में। अब आती है इसके बाद की बात, सर सिर्फ क्या चश्मे का नंबर ही देखा जाता है? नहीं, कलर ब्लाइंडनेस,
इसके अलावा हम बात करते हैं बाइनोक्यूलर विजन, या फिर हम बात करते हैं तिरछी आंखें, किसी भी तरीके की अगर आपकी आंखों में और कोई डिफेक्ट है तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं दी जाती है। नंबर दूर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पास वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर क्या लेसिक सर्जरी करा सकते हैं? यस, अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा है तो आप लेसिक सर्जरी करा सकते हैं, लेकिन लेसिक सर्जरी आप लोगों को बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन के बाद करवा के फिर आप डीवी कराने जा रहे हैं, नहीं। आपकी लेसिक सर्जरी जो होनी चाहिए वो रेलवे के नॉर्म्स के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1 साल पहले की होनी चाहिए। मतलब आप अगर आज लेसिक सर्जरी कराते हैं तो इट्स हेल्पफुल फॉर यू। चलिए, अब आती है बात इसके बाद वर्क क्या है जूनियर इंजीनियर का। देखिए जूनियर इंजीनियर को कुल मिलाकर के, जूनियर इंजीनियर नाम तो जरूर है लेकिन रेलवेज इसको सुपरवाइजर कैटेगरी बोलती है। मतलब कुल मिलाकर के आपको रेलवे के हर एक काम का सुपरविजन करना है। अब चाहे वो ट्रेन की मरम्मत हो या रेलवे ट्रैक की मरम्मत हो, राइट। मरम्मत मतलब मेंटेनेंस, या उसका या नया बनवाना, या फिर नया बनवाने का मेंटेनेंस करवाना, तो रेलवे ट्रैक का, इवन यहां तक कि जहां रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं, जो लोग रहते हैं, वहां पानी प्रॉपर सप्लाई पहुंच रहा है कि नहीं, वहां लाइट प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं, रेलवे के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर लाइट प्रॉपर है कि नहीं, वहां पंखे प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इन सभी चीजों को देखने का काम हमारे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का होता है रेलवेज के अंदर। तो रेलवेज में जूनियर इंजीनियर एक सुपरवाइजर कैडर है जो सिर्फ सुपरविजन का काम करता है। शिफ्ट्स होती हैं, शिफ्ट जॉब है, आपको नाइट शिफ्ट में भी जाना पड़ सकता है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट थोड़े हेक्टिक भी होते हैं, जैसे सिग्नल डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा हेक्टिक डिपार्टमेंट माना गया रेलवे का, राइट, जहां पर काम बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां सैटरडे संडे ऑफ होता है, कुछ डिपार्टमेंट में सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता, सिर्फ संडे ऑफ होता है। अलग अलग तरीके हैं। कुछ डिपार्टमेंट में आपको रिमोट लोकेशन पे पोस्टिंग मिल सकती है, कुछ डिपार्टमेंट में आपको बड़े शहरों में पोस्टिंग मिल सकती है। सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है। आपकी पोस्टिंग आपके जोन के अंदर रहेगी। जोन ट्रांसफर होना इतना आसान नहीं है। एक बार आप जब जिस जोन को फिल करेंगे उसी जोन में आपकी जॉब रहेगी। अब जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वो इंस्पेक्ट करते हैं वर्क का। सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूंगा तो सिविल इंजीनियरिंग का क्या काम है वहां पे वो पहले बता देता हूं आपको। सिविल इंजीनियर्स का काम मेनली होता है सुपरवाइज करना, रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस करना, या अगर हम बात करते हैं रेलवे के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कहीं पर मान लीजिए एक पर्टिकुलरली एक दीवार भी खड़ी हो रही है तो उसका इंस्पेक्शन भी रेलवे की कैटेगरी में आता है। सिविल इंजीनियरिंग के दो मेन डिपार्टमेंट है यहां पर, एक का नाम है पीवे एंड ब्रिज और दूसरा के नाम है वर्क्स, और एक तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन एंड ड्राइंग। डिजाइन एंड ड्राइंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है रेलवे का जो ऑफिशियल काम है, जहां पर आप ऑफिस में बैठ के करते हो और पूरी तरीके से वहां पर ड्राइंग का डिजाइन किया जाता है कि कोई चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हो रहा है वो कैसे खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी के जो दो डिपार्टमेंट है सिविल के, वो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन और फील्ड वर्क में अवेलेबल रहते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल का काम है किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां भी नीड है, चाहे वो ट्रेन में नीड हो, चाहे जहां रेलवे के इंप्लॉइज रहते हैं वहां नीड हो, या रेलवे के प्लेटफॉर्म पे नीड हो, या रेलवे स्टेशन पे नीड हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के सुपरविजन में आते हैं। अब आती है इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स क्या करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स का काम है सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन को स्थापित करना। किस तरीके से हम टेलीकम्युनिकेशन मेंटेन कर पाते हैं, किस तरीके से हम सिग्नल मेंटेन कर पाते हैं, किस तरीके से ट्रेन को पता चलता है कि भैया यहां से कोई दूसरी ट्रेन निकलने वाली है और हमें उसको क्लियरेंस देना है। तो बहुत सारा जो सिग्नल से रिलेटेड काम है वो पूरा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टप्रेजेंट का है। और सबसे लास्ट आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम है पूरी तरीके से प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का, जो रेलवे के लिए होता है। प्रोडक्शन और मेंटेनेंस मतलब रेलवे के कोचेस बनना, रेलवे के कोचेस की मरम्मत करना, उनका मेंटेनेंस होना, रोलिंग स्टॉक का मेंटेनेंस होना, ये पूरा काम मैकेनिकल का होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका काम है रेलवे के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट जितने भी अवेलेबल हैं उनका सुपरविजन करने का काम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर ही आता है। जूनियर इंजीनियर की कैरियर ग्रोथ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मोटा मोटा 3 साल से लेकर के 4 साल या वर्स्ट केस में 5 साल लगता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने में। 2015 तक ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से इन्होंने प्रमोशन के थ्रू भरना स्टार्ट कर दिया। लेकिन रेलवे की एक बहुत अच्छी बात है, आप प्रमोशन वहां पर पढ़ के भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो रेलवे में कि आपके प्रमोशन जल्दी हो तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू आप जल्दी भी प्रमोट हो सकते हो उनको क्लियर करके। अदरवाइज अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं भी क्लियर करते हो तो रेलवे आपको 3 से 5 साल के बीच में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बना देता है। उसके बाद का पीरियड आपका थोड़ा टाइम रहता है और उसके बाद आप असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद आप डिविजनल इंजीनियर बनते हैं और लास्ट में आप सीनियर डिविजनल इंजीनियर बनके रिटायर हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रमोशनल ग्रोथ है जो रेलवे की। प्रमोशन की बात करूंगा, रेलवे के प्रमोशन काफी बेहतर होते हैं। अब आरआरबी जेईई 2026 की सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं सैलरी का स्ट्रक्चर तो अब 2027 में बदलने वाला है। क्यों बदलने वाला है सैलरी का स्ट्रक्चर? क्योंकि देखिए 2026 की अगर मैं बात करता हूं तो 26 के अंदर सैलरी का स्ट्रक्चर पुराने नॉर्म्स के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अब क्या आ चुका है, 8th पे कमीशन आने वाला है। तो सीधी सी बात है 8th पे कमीशन में जो ये वाला मेरा कैलकुलेशन है ये पूरा बदल जाएगा। लेकिन अगर हम
हम इसी पे एग्जिस्ट करते हैं अभी आज की डेट में, तो आप देखिए बेसिक सैलरी रेलवे की अभी भी 35,400 है। डीए जो है वो चेंज होता रहता है, अभी मैं 60% के हिसाब से 21,000 मान लेता हूं। एचआरए जो है वो 24% के हिसाब से इतना मान लेता हूं। ट्रेवलिंग अलाउंस जो है वो मैं इतना मान लेता हूं। उसके बाद उस हिसाब से आरआरबी जेई के अभी के टाइम पे जो ग्रॉस सैलरी वो 70,000 के आसपास बनती है आज। आज मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन सैलरी आपकी धीरे धीरे बढ़ती है। एवरी ईयर आपका बेसिक में इंक्रीमेंट होता है। इसके बाद अगर मैं 8 पे कमीशन की बात करता हूं, तो 8 पे कमीशन के बाद आपकी मोटा मोटा सैलरी जो है वो 90,000 के ऊपर निकल जाएगी इन हैंड सैलरी। जूनियर इंजीनियर की 1 लाख के आसपास भी जा सकती है। तो सैलरी तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे टाइम में आप तैयारी कर रहे हैं अपनी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कुछ डिडक्शन भी होते हैं सैलरी में, जैसे एनपीएस डिडक्शन होता है 10% का, प्रोविजनल टैक्स होता है, सीजीआईएस होता है, ये सब आपके डिडक्शन भी होते हैं। आपका इंश्योरेंस भी होता है, आपका बीमा भी होता है, आपकी फैमिली के लिए सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। रेलवे के खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे आपका ट्रीटमेंट फ्री होता है। बहुत सारी सुविधाएं अलग अलग मिलती हैं। नाइट शिफ्ट के अलाउंसेस होते हैं, वो भी आपको अलग अलग आपकी सैलरी के अंदर ऐड किए जाते हैं। अब आती है एचआरए कितना है। तो देखो यार, अगर कोई ऐसी सिटी, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ये आपको शुरुआत में रेलवे के क्वार्टर्स नहीं मिलते हैं, आपको शुरुआत में एचआरए दिया जाता है, क्योंकि कुल मिला के आपको भी पता है कि अभी क्वार्टर्स इतने अवेलेबल नहीं होते हैं, तो क्वार्टर्स तो नहीं मिलते, कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलता है। बट हां, अगर आप एक ऐसी सिटी में पोस्टिंग आपकी आती है जिसमें 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आपको 30% का आपको एचआरए मिलता था 7th पे के पहले, लेकिन 7th पे के बाद इसको 24% कर दिया गया। अब 8th पे में देखते हैं हम कितना करेंगे। अगर आप ऐसी पॉपुलेशन में रहते हो जहां पे आपकी जो क्या बोलना चाहिए, जो लोग हैं वो 50 लाख से कम है, तो 7th पे के पहले 20% था, 7th पे के बाद ये 16% कर दिया गया। और जेड सिटी जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, 50 लाख से भी कम पॉपुलेशन है, तो इसमें 8% कर दिया गया। तो अभी रिसेंटली हमारा जो एचआरए है वो 24, 16 और 8 के प्रिंसिपल पे काम करता है। बाकी हम अभी 8 पे कमीशन के बाद देखेंगे ये कितना होगा, वो रिवाइज होकर के आ जाएगा। अब आती है इसके बाद की बात। तो मोटा मोटा मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और ये पूरा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया था ताकि ये बेहतर तरीके से आप एग्जीक्यूट करें और आरआरबी जेई में इस बार सिलेक्शन लें। आरआरबी जेई की आप जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। आप किसी भी ब्रांच से हैं, आपके पास एक छोटा सा सोल्यूशन होना चाहिए, और वो है हमारा टेक्स्ट बुक का वो पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन जिससे आज लाखों बच्चों ने अपनी तैयारी करी और लाखों बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेरी इसी वीडियो के अगर आप नीचे आते हो तो आप लोगों को मिलता है एई जेई का सुपर पैक, या फिर आप अगर आरआरबी जेई की बात करते हो तो स्पेशली आप आरआरबी जेई का भी अपना पर्टिकुलरली बोलना चाहिए, आप अपना बैच ले सकते हो। बैच के अंदर आपको सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जितनी भी चीजों की आपको जरूरत है। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूं, यहां आप देखेंगे इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो आप लोगों को यहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए आप यहां पे ही समझ में आता है आपको। तो आप देखेंगे ये रहा आपका एईजेई इलेक्ट्रिकल का, ऐसे ही एईजेई सिविल का पैक होता है, ऐसे ही एईजेई मैकेनिकल का पैक होता है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे आरआरबी, स्पेशली आरआरबी जेई के लिए तैयारी करना है, तो आप स्पेशल आरआरबी जेई का भी यहां पर आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को यहां पर सिर्फ टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाना है जिसका नाम है मोहित के। जब आप मोहित के अप्लाई करेंगे तो तुरंत इसकी प्राइस रिड्यूस हो जाएगी और आपको ये फाइनल प्राइस के अंदर मिल जाएगा। तो यहां पे आप जाइए। अच्छा, बुक्स आपको इसके साथ इंक्लूडेड रहने वाली है। बुक्स के अलावा अगर हम बात करते हैं तो बुक्स तो इंक्लूड रहेंगी, साथ में आपको फॉर्मूले चार्ट भी हम इसके अंदर इंक्लूड करवाते हैं। और लेने के पहले आप लोग टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड जरूर रखें मोहित के। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा आरआरबी जेई के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको और मुझसे क्या जानना है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।